अब जो नया टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कूलिंग टावर के बारे में कुछ बात करेंगे और जो फैंस यूज़ होते हैं एयर कंडीशनिंग में, रेफ्रिजरेशन में, उनके बारे में हम बात करेंगे। और एयर वाशर क्या होता है जिससे एयर की कंडीशनिंग एक्चुअल में की जाती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम कूलिंग टावर के बारे में बताते हैं आपको। तो वो कूलिंग टावर का जो यूज़ होता है, हो सकता है आप लोगों ने अपने शहरों में भी देखा हो। कूलिंग टावर्स जो होते हैं वो बड़े बड़े घरों की छतों पर लगे हुए होते हैं और कभी कभी जो है टैंक्स इसके लिए अलग से बनाए जाते हैं। तो कूलिंग टावर में होता क्या है कि जो होता ये है कि हमेशा जो है वाटर को, जैसे कंडेंसर जो होता है तो उसमें रेफ्रिजरेंट को कंडेंस किया जाता है, तो उसमें लगातार कूलिंग, एक ठंडे पानी की सप्लाई की ज़रूरत होती है कि हर समय ठंडा पानी वहाँ आता रहे। तो अगर जो लार्ज स्केल पर अगर कूलिंग हो रही तो बहुत ज़्यादा पानी की सप्लाई होगी, डिमांड ज़्यादा होगी ठंडे पानी की, ताकि उससे हीट एक्सचेंजर एक तरीके का होता है कंडेंसर जो होता है। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास आसपास कहीं पर बड़ा तालाब है, झील है या नदी है, तो उस केस में वहाँ से ज़्यादा पानी लेकर के आए और हम उसको जो है ठंडा करके और कंडेंसर में ले गए, जहाँ पर वो गर्म हुआ, उसके बाद गर्म पानी फिर से हमने वापस उसी नदी, झील या तालाब में छोड़ दिया। लेकिन अक्सर बड़े शहरों में या जहाँ पर ये एयर कंडीशनिंग प्लांट लगाए जाते हैं, वहाँ पर ऐसे नदियाँ हो गई या झील हो गए, तालाब हो गए, कोई ज़रूरी नहीं कि पाए जाएं। तो वहाँ पर क्या होता है कि पानी की बहुत कमी होती है, पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं होती। तो हमको इस तरीके से भी पानी को यूज़ करना है कि हम इस पानी पे थोड़ा बहुत, अगर मान लीजिए जो कमी आए उसको हम बैकअप वाटर के थ्रू कंप्लीट करके और हम इसी पानी को लगातार बार बार यूज़ करते रहें, ठंडा करके, फिर गर्म हो जाए, फिर ठंडा करके फिर यूज़ करते रहें। वो कूलिंग टावर के थ्रू ही संभव है। और नहीं तो ठंडा पानी आप नदियों से लेकर के आइए और डायरेक्ट इसको आप यूज़ करिए ठंडा करके, और उस पर वो गर्म हो जाए फिर वापस फिर से नदी में भेज दीजिए। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉस्टली भी है और टीडियस भी है। तो कूलिंग वाटर जो होता है उससे जो कूलिंग इफ़िशियंसी है वो बढ़ जाती है। मतलब कंडेंसर में जो रेफ्रिजरेंट की जो कूलिंग इफ़िशियंसी है, रेफ्रिजरेंट को जो कूल करने के लिए कंडेंसर की जो इफ़िशियंसी है वो बढ़ जाती है। तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर तक रेफ्रिजरेंट ठंडा होता है या कंडेंस हो जाता है, तब सब कूलिंग जोन में ही पहुंचा सकते हैं वहाँ से। तो होता ये है कि इसमें जो है हम लगातार क्या करते हैं, वाटर को हम यूज़ करते हैं और उसमें जब कुछ वाटर जो वाटर इवेपोरेट हो जाता है कूलिंग पर्पज़ के लिए, तो उसको फिर से जो है हम मेकअप वाटर से हम फुलफ़िल कर लेते हैं और इस तरीके से लगातार ये साइकिल चलती रहती है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब ज़रा देखिए, हम बता भी देते हैं क्या है। तो कह रहा है कि द वाटर कूल्ड कंडेंसर डिमांड ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर, कूल वाटर इन ऑर्डर टू कंडेंस द कंप्रेस्ड रेफ्रिजरेंट वेपर। ठीक है, ये तो है ही है। इट मे बी टैप्ड फ्रॉम सिटी वाटर सप्लाई टू ए लिमिटेड एक्सटेंट डिपेंडिंग अपॉन द सिटी कोड्स। सीधी सी बात है, सबको पता है इसके बारे में। इफ़ द कूलिंग वाटर रिक्वायरमेंट इज़ वेरी लार्ज, अगर कूलिंग वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, इट इज़ पम्प्ड फ्रॉम द रिवर और कैनाल और पॉन्ड और लेक, द वार्म वाटर इज़ देन डिस्पोज्ड ऑफ। उसके बाद जो बड़ा जो गर्म पानी हो जाता है वो डिस्पोज कर दिया जाता है। अभी बताया था मैंने आपको। तो कह रहा है देयर इज़ स्कैरसिटी of water source and requirement is quite large, it is cooled again and again for its reuse by evaporative cooling. This method of cooling requires only 1% of water to evaporate to cool 99% of water, rest water by about 5.5 केल्विन। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब 1% वाटर ही केवल इवेपोरेट होता है
और उससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो होता है वो ठंडा हो जाता है और काफ़ी कम टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। देयरफॉर द मेकअप वाटर should be supplied in order to maintain a constant water level in the basin of the tub. In practice, the makeup water is much more than the theoretical requirement. सीधी सी बात है, ये तो खैर है ही है, about 50% of the circulation rate. Since the concentration becomes very high due to presence of a lot of salt and other impurities in the water. Also, the water temperature lower than the ambient value can be achieved, है ना। तो तो क्लासिफिकेशन बताना अब यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं, इसलिए कि क्लासिफिकेशन भी ज़रूरी है। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बिना क्लासिफिकेशन लेके बात पूरी होगी नहीं। कितने तरीके का होता है? बेसिकली ये दो तरीके के होते हैं, है ना। एक तो नेचुरल ड्राफ्ट टावर आता है और दूसरा जो होता है वो मैकेनिकल ड्राफ्ट टावर होता है। वो मैकेनिकल के भी दो पार्ट होते हैं, वो हम अभी आगे
आपसे डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल में भी फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर और दूसरा इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर, ये दोनों हम अभी आगे बताने जा रहे हैं। तो नेचुरल ड्राफ्ट टावर में देखिए, आप देख रहे हैं कि जो एयर होती है वो लो वेलोसिटी से मूव करती है। ये देखिए यहाँ पर ये आपको दिखाया गया है। और जो हॉट वाटर होता है वो स्प्रे किया जाता है, स्प्रे करा जा रहा है नोज़ल के थ्रू। आप देख रहे हैं यहाँ पर नोज़ल्स अलग अलग लगे हुए हैं और नोज़ल के थ्रू देखिए यहाँ पर ये नोज़ल्स दिखाए गए हैं। इनके थ्रू ये जो हॉट वाटर है इस पाइप से जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इस तरीके से, और इसको स्प्रे किया जा रहा है ना। और बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी नहीं होती, लो वेलोसिटी से नेचुरली जैसे स्प्रे किया जाता है उसी तरीके से स्प्रे, नेचुरल ड्राफ्ट इसीलिए बोला गया। तो कहता क्या है कि हीट ट्रांसफ़र ऑफ वाटर, हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वाटर टू एयर डिपेंडेंट ऑन अपॉन द सरफेस ऑफ वाटर एक्सपोज्ड। तो ये जो सरफेस कितनी ज़्यादा एक्सपोज्ड है, तो यही हीट ट्रांसफ़र एयर से, जो नेचुरल एयर जो यहाँ से फ्लो हो रही है अंदर से, तो वो कितना ज़्यादा कांटेक्ट में आती है वाटर ड्रॉपलेट्स के। तो वाटर ड्रॉपलेट इसीलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ किया जा रहा है। तो ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेंगे तो ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगा, और कांटेक्ट टाइम और सरफेस एरिया ये दोनों महत्वपूर्ण होते हैं हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये चीज़ आया। तो एयर स्ट्रीम और वाटर ड्रॉपलेट दोनों में कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा समय तक। जो दूसरे तरीके का है वो है मैकेनिकल ड्राफ्ट टावर। अब मैकेनिकल में क्या है, यहाँ पर एक फ़ैन लगा देते हैं, बिना फ़ैन के यहाँ पर एयर सर्कुलेशन नहीं होगा। वहाँ नेचुरल एयर सर्कुलेशन हो रहा था, नेचुरली जितनी भी एयर फ्लो कर रही थी हम उसको यूज़ कर रहे थे वाटर को ठंडा करने में। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम जो एयर फ्लो रेट है वो बढ़ा देते हैं फ़ैन को यूज़ करके। तो कह रहा है कि द एयर मूवमेंट ड्राफ्ट इज़ ये जो है क्रिएटेड मैकेनिकली क्रिएटेड बाई फ़ैन। यहाँ पर फ़ैन के थ्रू किया जाता है। फ़ैन क्या होता है, फ़ैन के बारे में, फ़ैन की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। फ़ैन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, फ़ैन के बारे में भी हम बात कर लेंगे यहीं पर। तो कह रहा है कि इसमें दो तरीके का होता है, एक तो फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर होता है। तो ये जो है फ़ैन मेंटेनेंस एंड डिस्क्रिप्शन कॉस्ट इसकी जो होती है, डिप्रिसिएशन कॉस्ट जो होती है इसकी बहुत हाई होती है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ये क्या करता है कि ये देखिए, ये नीचे से देखिए ये लगाया जाता है किस तरीके से फोर्स्ड में। तो फोर्स्ड में क्या होता है कि ये द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ दिस यूनिट टू हैव हीटेड एयर लीव द टॉप ऑफ द टावर एट लो वेलोसिटी। यहाँ पे कह रहा है कि जो एयर होती है वो बाहर से निकलती है टॉप से, एयर आउट। ये देखिए यहाँ पर फिगर में दिखाया भी गया है, ये वाला है, ये वाला जो आपका है ये फोर्स्ड वाला है, ये वाला, ये भी बाद में बताएंगे इंड्यूस्ड वाला। फ़िलहाल देखिए फ़ैन यहाँ नीचे लगा हुआ, फ़ैन को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एयर को फ्लो करा रहे हैं, और ऊपर से देखिए ये वाटर इन हो रहा है, वाटर स्प्रे हो रहा है नीचे। ये वुड फिलिंग है, यहाँ पर बुरादा उरादा लकड़ी का भर देते हैं ताकि जो है ये जो कांटेक्ट टाइम है वो बढ़ जाए, और स्प्रे कर देने से जो है वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आ जाए, सरफेस एरिया बढ़ जाए, इसलिए दोनों चीज़ें लगाई जाती हैं। तो जो एयर होती है यहाँ पर, जो हॉट एयर होती है ये बाहर की तरफ, ये जो है यहाँ देखिए ये निकल रही है बाहर की तरफ, एयर जो होती है यहाँ पर ये बाहर की तरफ निकल रही है, और ये कूलिंग वाटर, कोल्ड वाटर जो होता है यहाँ से आउट हो जाता है। वाटर यहाँ से इन होता है और यहाँ से आउट हो जाता है वाटर। तो ये इस तरीके से आता है। दूसरे तरीके का आता है जो वो आता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। अब इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर क्या होता है, वो इसमें क्या होता है, फ़ैन जो होता है इंड्यूस्ड में तो टॉप पर माउंटेड फ़ैन होगा इसमें, और एयर मूवमेंट जो होता है वो एयर मूवमेंट इज़ एट हाई वेलोसिटी, बहुत तेज़ी से एयर यहाँ पर जो है फ्लो करती है। जैसे आप लोग किचन में देखते हैं ना, एग्जॉस्ट लगा होता है, बाहर की तरफ एयर को जो है खींच करके सक करके बाहर कर देता है, उसी तरीके से यहाँ पर इंड्यूस्ड वाला है। और नॉर्मली इंस्टॉल्ड आउटडोर, तो ये तो बाहर की तरफ ये इंस्टॉल किए जाते हैं। ठीक उसी तरीके से डिज़ाइन लगभग सेम आप देख रहे हैं उसी तरीके से है। और यहाँ पर देखिए फ़ैन यहाँ लगा दिया गया, पहले वाले में फ़ैन यहाँ पर था, फोर्स्ड वाले में, इंड्यूस्ड वाले में फ़ैन टॉप पे लगाया गया, देख रहे हैं यहाँ पर। और अब क्या है, वाटर यहाँ से आ रहा है, सारी जगह उसी तरीके से लकड़ी की फीलिंग है ये यहाँ से देख रहे हैं आप, एयर
जा रही है इधर से, यहाँ पर ये इस तरीके से एयर इधर से जा रही है और यहाँ ऊपर जा रही है एयर। यहाँ पर जो है ये पैसेज बना हुआ है एयर जाने के लिए, और यहाँ से देखिए एयर जा रही है वैसे ही जैसे ठीक पिछले वाले केस में था, लेकिन यहाँ पर एयर की वेलोसिटी ज़्यादा होती है और इधर से एयर टॉप से निकल जा रही है ना। तो और फैन यहाँ पर टॉप पे लगा हुआ, तो ये इंड्यूस्ड ड्राफ्ट वाला कूलिंग टावर है ये। तो इस तरीके से कूलिंग टावर के बारे में हमने आपको सारे क्लासिफिकेशन बताए और पर्पस बताया और क्यों होता है, कैसे इसकी जो है इफ़िशियंसी हम मेज़र करते हैं, किन किन पैरामीटर्स को लेकर के, इसके बारे में हमने बात किया। तो आइए अब हम फ़ैन के बारे में भी बात कर लें थोड़ी सी। फैंस आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, फैंस के बारे में डिस्क्रिप्शन हमने दिया है। फैंस जिसके थ्रू क्या होती है, एयर का मूवमेंट होता है, और कहाँ कहाँ एयर का मूवमेंट हम करते हैं, हीटिंग में करते हैं, वेंटिलेटिंग में करते हैं जहाँ पर वेंटिलेशन किया जाता है, और एयर कंडीशनिंग ऑपरेटर्स में यूज़ होता है। तो जो आपने अभी एयर वाशर पढ़ा वो क्या है, वो एक तरीके का एयर कंडीशनिंग ऑपरेटर्स ही है। तो ये जनरली दो तरीके के होते हैं फैंस। एक तो होता है एक्सियल फ्लो फ़ैन, जाहिर सी बात है एक्सियल फ्लो नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि एक्सियल फ्लो का मतलब क्या है, कि जहाँ पर वेयर एयर फ्लोज इन डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन फ़ैन का होता है उसके पैरेलल एयर फ्लो करती है। एक्सिस ऑफ रोटेशन जिधर हो रहा है उसके पैरेलल, मतलब अगर ये इस तरीके से फ़ैन है, जो इस तरीके से फ़ैन है तो इसका एक्सिस ये होगा, तो अगर ये घूमेगा तो उसके ऊपर की तरफ, पीछे से आ रही है आगे की तरफ, ये यहाँ पर फ्लो होगा एयर का, इस तरीके से मान के चलिए। इसमें होता क्या है कि इसमें कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा आवाज़ का कंसिडरेशन ना लिया जाए, अगर आवाज़ ज़्यादा हो भी तब भी कोई प्रॉब्लम ना हो, वहाँ ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इसको। लेकिन क्योंकि आवाज़ इसका सबसे बड़ा ड्राइवर, जब ये चलता है तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट होती है एक्सियल फ्लो टाइप में। तो कह रहा है एयर इंटर्स इन द एक्सियल डायरेक्शन एंड लीव्स विद रोटेशनल कंपोनेंट ड्यू टू वर्क डन। जाहिर सी बात है कि जो इनकमिंग एयर होगी और आउटगोइंग एयर होगी, आउटगोइंग एयर की जो वेलोसिटी होगी या कह लें काइनेटिक एनर्जी होगी वो बढ़ जाएगी इनकमिंग एयर से। इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि जैसे मान लीजिए इनकमिंग एयर ये इधर है और आउटगोइंग एयर इधर है, तो आउटगोइंग एयर की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी इससे, इनकमिंग से। इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि जो वर्क डन होगा पंप द्वारा, फ़ैन द्वारा, वो वर्क डन क्या करेगा, वो इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा। सीधी सी बात है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है सीधा सिंपल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है। ये दूसरे तरीके का है सेंट्रीफ्यूगल यहाँ पर, और या उसको रेडियल फ्लो फ़ैन कहते हैं। तो इसमें जो है सेंट्रीफ्यूगल या रेडियल फ्लो समझ में आ ही रही होगी बात, कि यहाँ पर जो होगा वो एयर रेडियली जो है वो पेरीफेरी की तरफ से फ्लो करेगी। तो ये इस तरीके के जो फ़ैन होते हैं वो ज़्यादातर डक्ट वर्क में यूज़ होते हैं। डक्ट सिस्टम जहाँ पर होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी लोड की ज़रूरत पड़ती है, हैवी वैक्यूम की ज़रूरत पड़ती है, या प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है कि हाँ, ये सबसे ज़्यादा इसका ऑपरेशन जो होता है एफिशिएंट होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। क्वाइट ऑपरेशन होता है, उतनी ज़्यादा नॉइज़ नहीं होती जितनी नॉइज़ आप देख रहे थे पहले वाले में। हम बता रहे थे कि उसमें नॉइज़ ज़्यादा थी, और ये इजी होते हैं ऑपरेशन में। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा, जैसे उसमें मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है एक्सियल फ्लो टाइप में, तो इसमें मेंटेनेंस वाला झंझट थोड़ा सा कम रहता है। होता तो वही है, क्योंकि फ़ैन है, ये कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इसमें जो है कंपैरेटिवली अगर देखा जाए एक्सियल फ्लो टाइप से, तो इसमें मेंटेनेंस उतना ज़्यादा नहीं होता। तो इसलिए ये सेंट्रीफ्यूगल या रेडियल फ्लो टाइप जो होते हैं वो ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। थोड़ा सा इसकी इनिशियल कॉस्ट हाई होती है रेडियल वाले से, और से जो एक्सियल फ्लो होता है, लेकिन ये जो है वर्किंग में बहुत ज़्यादा स्मूथ और क्वाइट ऑपरेशन होता है इसका, और इफ़िशिएंट होता है। नेक्स्ट अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एयर वाशर के बारे में बताने जा रहे हैं। देखो एयर वाशर के बारे में जो बात करनी है वो, देखो ये सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि जो एयर कंडीशनिंग डिवाइस होती है, हम एयर की कंडीशनिंग एक्चुअल में करते कैसे हैं, ये पूरा एयर की कंडीशनिंग का कंट्रोल और करना प्रोसेस, ये पूरा हम एयर वाशर से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो एयर वाशर तो सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइस कहलाएगी। तो ये कई जगहों पर जो है, अगर मान लीजिए जो जहाँ पर कोर्सेज चलते हैं वहाँ पर एक्सपेरिमेंट में भी ये यूज़ होता है। तो
सिंपल सा जो है यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं, तो एक स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, देख रहे हैं आप कि ये जो है एक तरीके का चैम्बर है। इस चैम्बर में देखिए यहाँ पर स्प्रे नोजल्स लगे हुए हैं और ये वाटर यहाँ पर नीचे ये आ रहा है और मेकअप वाटर इधर से हम भेज रहे हैं। मेकअप वाटर की जब ज़रूरत पड़ेगी तो भेजते रहेंगे यहाँ से, लेवल इसका मेंटेन रहे। और यहाँ से जो है ये सर्कुलेटिंग पंप है, ये पंप कर रहा है वाटर को इधर से पंप करके ले जाएगा। और यहाँ पर जो है एक ये डिवाइस लगी हुई है, इसमें क्या हुआ एक्सटर्नल हीटर या कूलर लगा हुआ है ये। तो हम जिसके थ्रू क्या कर रहे हैं, ये जो वाटर है इसको या तो हम गर्म कर लेंगे इसके थ्रू, या तो ठंडा कर लेंगे। जो भी टेम्परेचर हम चाहेंगे वो इस वाटर का टेम्परेचर उस हिसाब से मेंटेन हो जाएगा। सर्कुलेट करते हुए वाटर को हम यहाँ से यहाँ तक लाएंगे। तो वाटर यहाँ आएगा तो इसको स्प्रे कराएंगे। स्प्रे करा देने से जो होगा इसके जो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और एयर के साथ इसका ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट। तो यहाँ से आपने देखा कि जो वाटर होता है वो स्प्रे हो जाता है और वाटर स्प्रे होने के बाद कांटेक्ट टाइम बढ़ जाता है। और फिर से जो है जैसे मान लीजिए जो वाटर यहाँ से इवेपोरेट होकर के निकल गया एयर के साथ, तो वाटर के लेवल में जो कमी आई उसको पूरा कर लेते हैं मेकअप वाटर से। तो एयर की जो कंडीशनिंग की जा रही है अलग अलग तरीके से, वो यहाँ से की जा रही है। देखिए एयर इन और एयर आउट, ये दो यहाँ पर दो पोर्शन दिखाए गए हैं, एयर इन और एयर आउट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक कूलर या एक्सटर्नल लगा हुआ है, एक्सटर्नल कूलर या हीटर लगा हुआ है, ये सर्कुलेटिंग पंप है। बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता ही है, इसके बारे में कोई नई बात नहीं है, आपने पीछे जो पढ़ रखा है वही सब चीज़ें हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें वही चीज़ जो हमने बताई आपको हमने यहाँ पर लिख दिया। ये कह रहा है कि एयर जो होती है वो फ्लो होती है थ्रू ए स्प्रे ऑफ वाटर एंड ड्यूरिंग दिस फ्लो द एयर में बी कूल्ड और हीटेड, ह्यूमिडिफाइड और डीह्यूमिडिफाइड और सिंपली एडियाबैटिक सैचुरेशन, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी मीन सरफेस टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो जो वाटर हम सर्कुलेट करा रहे हैं या स्प्रे करा रहे हैं, तो उसका जो मीन सरफेस टेम्परेचर होता है वो उस पर ही ये चीज़ डिपेंड करती है एयर की कंडीशनिंग। क्योंकि जो वाटर वेपर होगी स्प्रे के थ्रू, उसके कांटेक्ट में ये एयर आ रही है, जैसा कि एटमॉस्फेयर में जनरली होता है। आप लोग देखते हैं ह्यूमिडिटी बढ़ जाना, टेम्परेचर बढ़ जाना, कभी टेम्परेचर ह्यूमिडिटी बढ़ जाना, कभी टेम्परेचर कम हो जाना, ह्यूमिडिटी कम हो जाना, ये सारे से बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। इसके बारे में हम पीछे आपको साइक्रोमेट्रिक में बता भी चुके हैं। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर हैं कि एयर में कब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, कब सेंसिबल कूलिंग होती है, वो कौन सी कंडीशन होती है कि जब कूलिंग भी होती है, ह्यूमिडिफिकेशन भी होता है, वो कौन सी कंडीशन होती है जब हीटिंग होती है, ह्यूमिडिफिकेशन होता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम इजीली देख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। जो डिवाइस है इसमें आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम साइंटिफिकली किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, क्या तरीका होता है, उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो एक सबसे पहले हम स्टार्ट अगर हम ए से बी को करें, ए से बी ही ले लेते हैं। तो देखो ये जो ए बी है इसमें क्या हो रहा है, ये जो प्रोसेस होगा इसमें जो ना तो हीट स्प्रे वाटर से रिजेक्ट की जाएगी और ना ही स्प्रे वाटर हीट गेन करेगा इसमें। तो ये क्या है, ये नॉर्मल प्रोसेस है ये। तो स्प्रे वाटर जो है अगर मान लीजिए एयर के कांटेक्ट में जब आ रहा है तो ना वो हीट को गेन कर रहा है और ना ही वो हीट को रिजेक्ट कर रहा है। तो उस केस में क्या हो रहा है कि उस केस में ये सैचुरेशन जो होगी वो एडियाबैटिक सैचुरेशन कहलाएगी। जाहिर सी बात है एडियाबैटिक सैचुरेशन कहलाएगी। तो जब एडियाबैटिक सैचुरेशन के केस में जब आएगा तो इसमें क्या होगा कि ये जो है जो यहाँ पर जो ये जो स्टेज जो आएगी वो उसमें क्या हो जाएगी, वो कांस्टेंट बेड बल्ब टेम्परेचर लाइन के अलॉन्ग आएगी। तो ये कांस्टेंट ये जो बेड बल्ब टेम्परेचर लाइन है उसके अलॉन्ग ये स्टेट ए से बी अचीव हो रही है। देखिए बेड बल्ब टेम्परेचर उसके इसमें क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एयर इज़ कूल क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है। एंड ह्यूमिडिफाइड एट कांस्टेंट एंथैल्पी, इसलिए कांस्टेंट एंथैल्पी बताया जाएगा क्योंकि एंथैल्पी वाली स्केल यहाँ पर होती है, आप लोगों को पता है, जो ठीक इसी के सीध में होती है। तो एंथैल्पी चेंज नहीं होगी क्योंकि ड्राई बल्ब टेम्परेचर वाली लाइन के अलॉन्ग ही चलेगा ये प्रोसेस फिर, क्योंकि एडियाबैटिक कंडीशन है ये। जब एडियाबैटिक कंडीशन है तो यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफ़र होगी नहीं, तो एंथैल्पी कहाँ से चेंज होगी। तो उस केस में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर डीबीटी टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर कम हो रहा है और ह्यूमिडिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये जो है ये देख रहे हैं ये चीज़ कांस्टेंट बेल्ट टेम्परेचर लाइन पर है ये।
अब दूसरा प्रोसेस हम उठा लेते हैं, दूसरा प्रोसेस हम ए से सी ले लेते हैं। चलिए, अब इसमें क्या होगा, इस वाली ये प्रोसेस कैसे अचीव होगी, जब जो स्प्रेइंग वाटर है उसका टेम्परेचर बेड बल्ब टेम्परेचर जो है वो जो एंटरिंग एयर है उसके बेड बल्ब टेम्परेचर से कम हो, लेकिन जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है उससे ज़्यादा हो, मतलब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से ज़्यादा और बेड बल्ब टेम्परेचर से कम हो। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि अब जो ये कंडीशन अप्रूव जो यहाँ पर अचीव होगी वो ए से सी अचीव होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो अभी क्या हो रहा है, अभी भी कूलिंग हो रही है और ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, लेकिन अभी इस केस में क्या हो रहा है कि एंथैल्पी थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है। इस स्केल में देखिए एंथैल्पी की जो स्केल होगी वो इस यहाँ पर एंथैल्पी जो है यहाँ से रिड्यूस हो जाएगी इस वाली प्रोसेस से, तो एंथैल्पी रिड्यूस हुई। अब जरा फिर से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंथैल्पी किसकी, एयर की रिड्यूस हो रही है यहाँ पर, है ना, एंथैल्पी एयर की रिड्यूस, क्योंकि कंडीशनिंग हम एयर की कर रहे हैं, वाटर से मतलब नहीं है। हम यहाँ पर जो देखेंगे वो एयर वाशर है, तो एयर के बारे में बात की जा रही है। ये प्रोसेस सीधी सी लाइन लग रही है, जरा आपको समझ में आ रहा होगा, सेंसिबल कूलिंग वाली लाइन हो गई है। ये कब होगा, जब जो स्प्रेइंग वाटर है उसका टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो एंटरिंग एयर है उसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बराबर मेंटेन कर दिया जाए। तो एंटरिंग एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बराबर अगर स्प्रेइंग वाटर का टेम्परेचर मेंटेन कर दिया गया तो उस केस में क्या होगी, देखिए सेंसिबल कूलिंग हो रही है यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए सेंसिबल कूलिंग यहाँ से यहाँ तक हुई, ये प्रोसेस जो होगा वो सेंसिबल कूलिंग। तो कह रहा है कि इस केस में क्या हो जाएगा कि वाटर वेपर कंटेंट जो होगा वो कांस्टेंट होगा। जाहिर सी बात है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ना बढ़ेगी ना घटेगी। अच्छा, अब क्या करें, जब स्प्रेइंग वाटर जो है उसका टेम्परेचर अगर क्या कर दें और हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम कर दें तो क्या हो जाएगा, ये जो तब ये कंडीशन ए से ई वाली आ जाएगी। अब उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिह्यूमिडिफिकेशन हो जाएगा, आप देख रहे हैं, और कूलिंग भी होगी। कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है यहाँ पर, देखिए कूलिंग डिह्यूमिडिफिकेशन, सेंसिबल कूलिंग, यहाँ पर कह रहा है कूलिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन विद कांस्टेंट बेड बल्ब टेम्परेचर। अब हम एक और लास्ट में एक और ले रहे हैं। अगर मान लीजिए कि जो स्प्रेइंग वाटर है तो वो जो है वो अगर उसका टेम्परेचर हम बोल दें वो थोड़ा सा ज़्यादा हो, जो कह रहा है कि हायर देन अगर हो, बेड बल्ब टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा हो और ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम हो, है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में जो प्रोसेस होगा वो ये ए से एफ अचीव होगा। इसमें क्या हो जाएगा, कूलिंग भी हो रही है, देखिए ह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, एंथैल्पी भी इंक्रीज़ हो रही है। तो प्रोसेस इस तरीके से आपको दिखाया गया कि कहाँ एंथैल्पी बढ़ेगी, कहाँ एंथैल्पी घटेगी, कहाँ ह्यूमिडिफिकेशन होगा, कैसे डीह्यूमिडिफिकेशन होगा। ये सारी चीज़ें देखिए डिपेंड किस पे कर रही हैं, डिपेंड इस पर कर रही हैं कि जो सरफेस टेम्परेचर वाटर का है, स्प्रेइंग वाटर, उसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि सरफेस टेम्परेचर क्या है। आप देख रहे हैं कि जब सरफेस टेम्परेचर हम अलग अलग करते हैं तो उस केस में सारी कंडीशन भी चेंज हो जाती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ये एग्जांपल है एयर कंडीशनिंग का, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर तरीके से। ये इस पर रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में, कंपटीशन में पूछे जाते हैं, और आप इसको तैयार कर लीजिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आज हमने आपको बताया कूलिंग टावर के बारे में, फैंस जो यूज़ होते हैं उनके बारे में, और एयर वाशर के बारे में। थैंक यू।